हर जगह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? इसको रोल कर लो अब बस। ऑलराइट, आज इतने ही है क्या बच्चे के साथ ही जैन है? क्या करेंगे, रोड बनाएंगे घर जाके? तो कहना रोड लेकर भी आए कल आप लोगों के। अच्छा, कल तो वो उनके वो होगा ना, उपवास होता है कल तो, खाते पीते नहीं है। अरे खाएंगे भी नहीं पिएंगे भी नहीं, अगले दिन परसों सुबह जाके खाएंगे, है ना? हमारे भी घर में जैन लोग हैं कुछ, सारी कास्ट है हमारे घर में। ऑलराइट, बढ़िया मौका है, चैप्टर खत्म करते हैं आज। सो जो चल रहा है बेटा, जो थोड़ा सा ही बचा है, कुछ खास बचा भी नहीं है इसमें अब। हाँ, आज कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, थोड़ा सा ही बचा है। सेक्शन बस अभी चलते ही क्लास में चलना है ना। ऑलराइट, सो कल की क्लास में अपन माइनर के राइट्स पढ़ रहे थे, राइट्स और लाइबिलिटीज। तो आप लोगों को कल की क्लास में टाइम पीरियड समझा दिया था जाते वक्त, वो 6 मंथ्स वाला पीरियड। तो 6 मंथ्स या तो जिस दिन से वो मेजोरिटी अटेंड करे या फिर बेनिफिट्स अटेंड करे, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। ये पीरियड याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है इसका, ठीक है? पीछे जो भी बैठे बेटा, पूरे फोकस के साथ क्लास में। सो अब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी दो ऑप्शंस होते हैं पार्टनर के पास में। एक ऑप्शन तो होता है कि वो पार्टनर बने, और एक ऑप्शन उसके पास होता है कि वो पार्टनरशिप छोड़े, राइट? सो व्हेन ही बिकम्स पार्टनर, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वो पार्टनर बनना डिसाइड करता है वो 6 महीने के पीरियड में, तो क्या होता है? सो इफ द माइनर बिकम्स अ पार्टनर, दो तरीके से वो पार्टनर बन सकता है, या तो खुद की इच्छा से बन सकता है बेटा, हिज ओन विलिंगनेस, या फिर पब्लिक नोटिस देना भूल गया हो। तो अगर वो रिटायर होना चाह रहा है, हटना चाह रहा है, तो उसके लिए भी कंपलसरी है पब्लिक नोटिस देना। तो अगर वो पब्लिक नोटिस देना भूल गया है, या फिर उसकी खुद की इच्छा है, तो इन दो केस में वो क्या बन जाएगा उस पर्टिकुलर फर्म का? पार्टनर। Within a specified time, his rights and liability under section 30 clause 7 are as follows. फर्स्ट है, पर्सनली लाइबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज को, जैसे कि कोई भी पार्टनर होता, राइट? और दूसरा है, his share in the property and profits of the firm remains the same to which he was entitled as a माइनर। तो उसकी जो शेयर है प्रॉपर्टी में, जो उसका शेयर है, उसका जो फर्म में शेयर है, वो क्या रहता है? सेम रहता है। अब ये पॉइंट एक बार ध्यान से समझो,
ये लास्ट क्लास में डिस्कशन भी हुआ था इस पे। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा था कि माइनर के जो एक्ट हैं उनको रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई का मतलब अप्रूव नहीं कर सकते। मेजर बनने पे आपको फ्रेश ही करना पड़ेगा, नया काम ही करना पड़ेगा, नया अग्रीमेंट ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि माइनर के तौर पे आपने कोई अग्रीमेंट किया, आप मेजर बन गए तो आप उसी को कैरी फॉरवर्ड कर जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि आप माइनर के तौर पे जिन प्रॉपर्टी का शेयर आपके पास था, आपके पास से फॉर एग्जांपल 5% शेयर था और सिमिलरली आपको प्रॉफिट भी मिलता था, तो आपको माइनर के तौर पे जो शेयर्स मिलते थे या जो प्रॉफिट मिलता था, वही सेम शेयर, वही सेम प्रॉफिट मार्जिन आपका मेजर रहने पर कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर कि आप अग्रीमेंट फ्रेश नहीं करोगे। फ्रेश अग्रीमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जब वो माइनर से मेजर बन रहा है तब मेजर वाले रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो रही है अब। तो अग्रीमेंट फ्रेश रहेगा, लेकिन अग्रीमेंट की ये जो दो कंडीशंस हैं ये आपकी सेम ही रहेंगी इनिशियल लेवल पे, अगर कुछ और डिसाइड नहीं होता है तो। अगर फ्रेश अग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि नहीं मुझे 5 की जगह 10% चाहिए और सब लोग राजी हैं, हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ डिसाइड नहीं होता है, कोई रूल नहीं बनता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो माइनर वाला रूल है वो कंटिन्यू। ठीक। तो अपन ने वो जो रेटिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा, यहाँ जो रूल पढ़ रहे हैं ये पार्टनरशिप एक्ट का। इनको अपने को रिलेट नहीं करना, पहली चीज। और दूसरी बात, इसमें एक रूल दूसरे रूल को काट नहीं रहा है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वेयर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। दूसरी सिचुएशन है जब वो क्या डिसाइड कर रहा है कि उसको पार्टनर नहीं बनना है। तो उस केस में उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी माइनर की, वो कब तक कंटिन्यू रहेंगी? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। पब्लिक नोटिस देते ही वो फ्री हो जाएगा, राइट? सेकेंड पॉइंट, his share shall not be liable for any act of the fund done after the date of the notice। नोटिस देने के बाद उसके जो शेयर्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो किसी को भी लाइबल नहीं रहेगी, क्योंकि नोटिस देने के बाद वो क्या हो गया? फ्री हो गया, अब उसकी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है। एंड द पॉइंट नंबर 3, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर फॉर हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। तो वो जो बचे हुए पार्टनर है उसके पास राइट है कि उनको क्या कर सकता है? वो स्यू कर सकता है। किस पर्पस के लिए? अपनी हिस्सेदारी के लिए या फिर प्रॉफिट्स के लिए। वैसे तो 2 पॉइंट्स ही है, मैंने 3 टिक कर दिए जिसे याद हो जाए आपको। It may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner। उसको रजिस्ट्रार को जरूर ये बात बतानी पड़ेगी कि वो पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये नोटिस उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर जब वो हट रहा है और उसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क आ रहा है, उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, उसकी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, तो वो बचे हुए पार्टनर्स को क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। आज मुझे लग रहा है पढ़ने वाले सारे बैठे हैं। आज कॉन्फिडेंस भी अलग है, बात भी नहीं हो रही है और इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। मैं मानूं कि आज जो बैठे हैं वो सारे पढ़ने वाले, फोकस भी ज्यादा है। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलो, यस। नहीं, बनने के लिए तो म्यूचुअल कंसेंट से काम होता है, निकलना हो पार्टनरशिप से। आप उसकी बात कर रहे हो, माइनर की बात कर रहे हो। हाँ, रजिस्ट्रार के केस में 2 नोटिस है, एक रजिस्ट्रार को जा रहा है, एक पब्लिक नोटिस जा रहा है। पब्लिक नोटिस सिर्फ निकलने के केस में। रजिस्ट्रार के केस में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी नोटिस दोगे, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट आप पार्टनरशिप में कंटिन्यू। जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक आप पार्टनर माने जाओगे और मेजर होती मेजर वाली लाइबिलिटी आप पे चल जाएगी, देना ही पड़ेगा। यस, व्हाट एल्स?
6 मंथ्स का प्रॉफिट उसको तब मिलेगा जब वो कंटिन्यू रहना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू नहीं रहना चाहता, छोड़ के जाना चाहता है, तो उस 6 महीने का प्रॉफिट। और 6 महीने का तो मैक्सिमम टाइम है, अगर 4 महीने में ही उसने डिसाइड कर लिया तो 4 महीने तक का प्रॉफिट इफ ही एडमिट्स, एंड नो प्रॉफिट इफ ही रिजाइंस। हाँ, तो 6 महीने तक उसकी लाइबिलिटी चलेगी। हाँ, बेनिफिट्स भी चलेंगे। बेनिफिट के केस में जब अपन बात कर रहे हैं तो बेनिफिट जो नए डेवलप होंगे वो तो नहीं चलेंगे, पुराने वाले चलेंगे, लाइबिलिटी रहेगी। पब्लिक नोटिस इसीलिए हैंड टू हैंड प्रायोरिटी पे देकर रखना चाहिए। किस केस में पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता? कौन? स्लीपिंग पार्टनर के केस में। वेरी गुड। इसमें सेक्शन भी लर्न करने हैं या कशिश? सेक्शन तो बेटा सब में लर्न करने सारे। कर देते हैं, इनको दे दिए थे मैंने वहां तक के, दे दिए थे वहां तक के जो लास्ट आपको दिए। और आप लोगों को 4, हाँ तो इनको भी 4 तक के दे रखे हैं, बराबर चल रहा है। अभी करते हैं, चलो। सो नेक्स्ट अब अपन बात कर रहे हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। अब अपन उन पार्टनर्स के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं जो आते हैं और जाते हैं। तो इसमें 3 सिचुएशंस आपकी आ रही है। सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टनर आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। ठीक, तो इसके ये 2 पॉइंट्स है जो अपन पढ़ेंगे, इनको ही टिक कर लो, इसका एनालिसिस करने की अपने को जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं अपन। एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर पार्टनर के रिलेशन में कोई भी बदलाव आता है, बदलाव किस तरीके के आ सकते हैं? पार्टनर का आना, या फिर पार्टनर का जाना, या फिर पार्टनर को निकाले जाना, या फिर उस पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना। डेथ तो ये अपन मान रहे रिटायरमेंट में ही सब आ जाएगा। रिटायरमेंट मतलब जाना, ठीक है, कैसे भी जाना, यहाँ कंपनी से या वैसे, राइट। सो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इस तरीके की 4 सिचुएशन जो होती है। एडमिशन, दूसरी क्या हो गई आपकी? रिटायरमेंट। तीसरी क्या हो गई? एक्सपल्शन यानी निकालना। और फोर्थ इज इंसॉल्वेंसी। तो इन ये सारे चेंजेस हैं और इन चेंजेस की वजह से फर्म क्या हो रही है बेटा? अपनी रिकॉन्स्टिट्यूट वापस से बन रहेगी, राइट। तो अब उसमें अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले पार्टनर का आना, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। सो सेक्शन 31 देखेंगे आप लोग। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एंड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, no person shall be introduced as a partner into firm without the consent of all the existing partners। तो जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी तब तक पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्या फर्म में? नहीं। अगर ये ऑल पार्टनर्स की जगह मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होता तो कर सकते थे क्या? कर सकते थे मेजॉरिटी से एडमिशन? नहीं कर सकते। हमेशा अगर आपको किसी भी पार्टनर को आपको अपने फर्म में बुलाना है, घुसाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे ही पार्टनर्स की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he became a partner। ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अगर आपने किसी पार्टनर को 25 अगस्त को एडमिट किया तो 25 अगस्त से पहले की जो भी लाइबिलिटीज थी उसके लिए उसको जिम्मेदार बनाएंगे क्या अपन? यस और नो? नो। तो यही ले रखा है, नॉट बिकम लाइबल कोई भी ऐसे एक्ट के लिए जिसके लिए वो पार्टनर नहीं बना था। ठीक है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर? क्लियर है सबको? अब इसमें एनालिसिस को तो नहीं पढ़ना, लेकिन एनालिसिस का जो लास्ट पॉइंट आ रहा है आपका उसको पढ़ना है क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन में नहीं, एडिशनल है।
इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर्स, ये जो सेक्शन है ये दो पार्टनर्स वाली पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक पार्टनर छोड़ के गया या वो डेथ हुई उसकी, वैसे ही ऑटोमेटिकली फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। आज ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है क्या, बहुत ज्यादा, आज पढ़ाने में मजा भी आ रहा है, राइट। फर्क होता है। अब इसमें हर 2 मिनट में बोलना पड़े चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ध्यान दो इधर दो इधर दो, तो सारा फ्लो खत्म हो जाता है, एंजॉयमेंट भी खत्म हो जाता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एंजॉइंग टीचिंग इन योर, द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फैक्ट। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आज एब्सेंट हैं उनको ये चीज़ समझा देना, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स की बोली हुई बात कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आती है, लेकिन अगर वही बात दोस्त बोलते हैं सीधे दिमाग में घुसती है एकदम, कि यार इसने बोली है तो काम की होगी, टीचर ने बोली है बिल्कुल फालतू बात है। सही है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 32 पे। सो अब अपन पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट अगर पार्टनर का हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होंगी। अब पार्टनर में रिटायर कैसे कैसे रिटायर हो सकता है, सारे पार्टनर की कंसेंट हो कि हाँ भाई हो जा रिटायर, एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो बाय द पार्टनर्स, अग्रीमेंट में दे रखा हो कि भाई 3 महीने बाद ये रिटायर हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड 4 महीने का ही है, 10 साल का ही है, 5 साल का ही है, अग्रीमेंट में ही रिटर्न हो। और अगर पार्टनरशिप विल से है, सो बाय गिविंग नोटिस इन द राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, मतलब आपने टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रखा है, लेकिन आप अपनी इच्छा से रिटायर तो हो ही सकते हो एट विल में, यही तो पढ़ा था, एट विल यानी इच्छा से, राइट। तो इस केस में आप बचे हुए जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या देंगे, नोटिस देंगे, और नोटिस देकर छोड़ देंगे, उसमें अगर उनकी कंसेंट हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है, सबकी कंसेंट से डिसाइड हो गया कि इस एक को निकालो या छोड़ना चाहता है वो, दूसरे में अग्रीमेंट, और तीसरे में एट विल है, तो उसको क्या करना होगा, नोटिस किसको देना पड़ेगा, क्या ये पब्लिक नोटिस है, नो मैम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उसकी लाइबिलिटी पड़ रहे हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी सारी ही लाइबिलिटी से थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम with such third party and the partner of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by course of dealing। क्या है इसका मतलब, अब वापिस पढ़ोगे, चलो पढ़ो। अगर कुछ बहुत सिंपल सी बात दे रखी, पढ़ी हुई चीज है, बुक में पढ़ो बेटा। यहाँ समझ ऐसा आया कुछ, कौन समझा सकता है। परफेक्ट, वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। 3 चीजें हैं, अपन ने ये पढ़ा कि भाई जिस डेट तक आप रिटायर नहीं होते, जैसे आप 25 अगस्त को रिटायर हुए, तो 25 अगस्त से पहले पहले तक के सारे एक्ट की तो जिम्मेदारी रहेगी ना आपकी, यही पढ़ रहे हैं अपन शुरू से। लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है वो 25 अगस्त से पहले के जो एक्ट हैं उनसे भी फ्री हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकती है उसकी लाइबिलिटी। कब हो सकती है, जब जो थर्ड पार्टी है और बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या हो जाए, अग्रीमेंट, या फिर अग्रीमेंट में पहले से ही कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जो कि इम्प्लाइड हो जाए, जैसे कि ये डिसाइड हो जाए कि भाई अगर 50 लाख से नीचे का प्रॉफिट होगा फर्म का तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं पार्ट नहीं लूंगा, और मैं पहले के एक्ट के लिए भी नहीं हूँगा, तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है 50 लाख से नीचे के प्रॉफिट पे शेयर हिस्सेदारी रखने की।
तो जैसे ही 50 लाख से कम का प्रॉफिट हुआ, इम्प्लाइड हो गया ना कि अब वो जाएगा, रिटायर हो सकता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप जब रिटायर हुए उससे पहले के एक्ट के लिए आप जिम्मेदार होगे, लेकिन अगर पार्टनर और थर्ड पार्टीज में अग्रीमेंट हो गया या अग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज लिखी थी जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो गई, तो उस केस में वो पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी क्या हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पॉइंट को। अब आइए पॉइंट नंबर 3। बिल्कुल हो सकता है। फिक्स्ड पार्टनरशिप मतलब फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, राइट। अग्रीमेंट में अगर लिखा हो और सबकी कंसर्न हो तो आप टाइम पीरियड से पहले ही रिटायर हो सकते हो समीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, लिख लो इजी लैंग्वेज में, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग या समथिंग, कुछ भी लिखा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे की लाइन अपन, in spite of something या notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partner to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement। जो शुरू से अपन पढ़ रहे हैं कि ऊपर वाले पॉइंट के अलावा अगर कुछ भी लिखा हो अग्रीमेंट में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी आपने काम अपने रिटायरमेंट से पहले किया है तो आप जिम्मेदार रहोगे उस काम के लिए, और जिम्मेदारी आपकी कब तक रहेगी? रिटायर नहीं होते या फिर पब्लिक नोटिस नहीं देते। तो रिटायर हो गए हो लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपकी लाइबिलिटी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। क्लियर? ये तो वही है पॉइंट, रिपीटेड। Provided that a retiring partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पब्लिक नोटिस तो देना कंपलसरी है, लेकिन अगर जो थर्ड पार्टी है उसने आपके साथ जो डीलिंग करी वो आपके पार्टनर होने की वजह से नहीं करी है, उसने फर्म के साथ डीलिंग करी है। अंश उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होता चाहे नहीं होता, मैं तो इस फर्म से डील करती, मेरी डिपेंडेंसी अंश पे नहीं थी, तो इस केस में इनकी पब्लिक नोटिस की वैल्यू मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, फर्म की जिम्मेदारी रहेगी। याद आ रहा है? ऐसा पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि अगर भाई किसी एक पर्सन के बिहाफ पे जब आपने फर्म के साथ डील ही नहीं किया तो उसके होने नहीं होने का आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपके केस में उस पर्टिकुलर केस में अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो भी काम में कोई फर्क नहीं आएगा। पढ़ा था ये पॉइंट, याद आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। और लास्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, नोटिस अंडर सब सेक्शन 3 may be given by the retired partner और by partner of the reconstituted firm। तो ये जो नोटिस है ना, ये रिटायर्ड पार्टनर खुद भी दे सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और पार्टनर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना। अब कोई डाउट इन पॉइंट्स में? नो डाउट? क्लियर है? अंडरलाइन करते जा दो ना साथ के साथ। अब आप सीधे आ जाओ लाइबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर वाले। एनालिसिस इसका नहीं पढ़ रहे ज्यादा, लेकिन ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो कई ऐसे पॉइंट्स है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ाया है, वो पढ़ना है, टिक करना है। As we have already stated earlier, a retiring partner continues to be liable to the third party for act of the firm after the retirement until public notice। ये अपन पढ़ चुके हैं कि थर्ड पार्टी को जिम्मेदार कब तक रहेगा, वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक रहेगा।
But the retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was the partner. जो अभी अभी पॉइंट पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 सबसेक्शन 3, कि अगर थर्ड पार्टी ने डील इस बेसिस पर किया था कि एक्स पर्सन चाहे पार्टनर हो चाहे नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फर्म से डील कर रही हूँ, तो उसमें एक्स पर्सन ने अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट? तो ये प्रूव करने की बात है। यहाँ से इजी रहेगा आप लोगों को रिवाइज करना, बात तो वो सेम ही। अब आ जाइए आप लोग पॉइंट नंबर 3 पे, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। सो एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर की जब अपन बात कर रहे हैं तो एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? निकालना, राइट? तो कब कब अपन निकाल सकते हैं इसको अपन पढ़ेंगे, इसको अपन एनालिसिस से पढ़ते हैं। The power of expulsion must be existed in the contract between the partner. तो अगर आप किसी को निकालना चाहते हो तो आपको डीड में पावर ऑफ एक्सपल्शन रखनी पड़ेगी कि हम निकाल सकते हैं। अगर डीड में लिखा ही नहीं है तब फिर आप निकाल नहीं सकते, डीड में होना जरूरी है। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। मेजोरिटी को टिक करना और याद करना कि एक्सपल्शन की जो पावर है वो मेजोरिटी से चलेगी बेटा। इसमें जरूरी नहीं है कि सब म्यूचुअल सबकी कंसेंट हो तभी एक्सपेल कर सकते हो किसी को, वरना नहीं कर सकते, राइट? सारी सबकी कंसेंट किसके लिए चाहिए? एडमिशन के लिए चाहिए। रिटायरमेंट के लिए किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। विल वाला पॉइंट पढ़ा था जो अभी अपन ने, वो खुद की इच्छा से, राइट? एंड ये जो एक्सपल्शन का काम है ना बेटा, ये कैसे होना चाहिए? फेथ में। आपकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है और आपने मेजॉरिटी बनाकर उसको निकाल दिया, तो आपने गुड फेथ में थोड़ी ना निकाला उसको, तो एक्सपल्शन वैलिड नहीं माना जाए। If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be bona fide. Bona fide मतलब गुड फेथ। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। The test of good faith as required under section 33 subsection 1 include three things. आपको तो अभी ये 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले एक्सपल्शन के लिए पावर्स होनी चाहिए क्या कॉन्ट्रैक्ट में? यस और नो बोलते जाना। यस मैम। सेकंड पॉइंट, मेजॉरिटी से एक्सपेल करोगे या फिर सबकी कंसेंट होनी चाहिए? मेजॉरिटी। और अगर आपके किसी से पर्सनल दुश्मनी है तो निकलवा दें उसको मेजॉरिटी से। क्यों, क्या दिक्कत है? गुड फेथ नहीं है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बेटा। अब इसके एग्जाम्पल 14 पे आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इससे पहले ये एक लाइन है जो टिक कर लो। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, मतलब ऊपर दी गई 3 कंडीशन के अलावा अगर उसको आपने एक्सपेल किया तो वो एक्सपल्शन कैसा कहलाएगा? नल एंड वॉइड, कोई वैल्यू नहीं है। एक बार ये 3 गुड फेथ के टर्म्स हैं, ये इसको लिख लो यहाँ पे, टेस्ट ऑफ गुड फेथ। टेस्ट ऑफ गुड फेथ 2-3 चीजों पर डिपेंडेंट है। एक्सपल्शन किसके हित में होना चाहिए? पार्टनरशिप के हित में, ठीक है। दूसरा, पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस। आप कैसे नहीं कि आज निकल जा भैया, आप उसको क्या दोगे? नोटिस दोगे। और तीसरा, उसको भी सुनेंगे या उसको बिना सुने निकाल देंगे? सो ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अगर आपने ये 3 काम नहीं करे तो आपका जो एक्सपल्शन है वो क्या कहलाएगा? नल एंड वॉइड, कोई मतलब नहीं है। चलो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे आते हैं। 14, मजा आएगा पढ़ के। हाँ जी, कोई डाउट? डाउट है किसी को? तो एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, ए बी और सी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। ये बिजनेस काम कर रहे थे बड़े सालों से। ए की और बी की जो बीवी है वो एक लेडीज क्लब में गई और किसी पर्सनल इशू पे लड़ भिड़ गई, राइट? और इसकी वजह से ए की जो वाइफ है वो बहुत दुखी है, उसको बहुत उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसने घर आके अब ए को बताया, ए को गुस्सा आ गया, यार मेरी बीवी के साथ ऐसे कैसे। उसने सी को कन्विंस कर दिया कि अपन बी को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, राइट?
मेजॉरिटी तो हो गई ना, ए की और सी की, कन्विंस कर दिया। रीजन क्या था? पर्सनल था, राइट। अब इस केस में जब बात कर रहे हैं, बी को एक्सपेल कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी। ना तो नोटिस दिया, नोटिस वाली कंडीशन फुलफिल करी, उसको सुनने का मौका नहीं दिया, नहीं दिया। पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में था क्या? नहीं था, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। प्लस क्या ये गुड फेथ में काम हुआ था क्या? पर्सनल फेथ में काम हुआ था, राइट। कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या आप पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो क्या? नो मैम। कौन सी वाली कंडीशन? गुड फेथ, नॉट डीम टू बी बोनाफाइड इंटरेस्ट। आ गया ये वाला पॉइंट समझ में? तो अगर किसी के भी स्पाउसेस बाहर जाके लड़ लें तो उनको कहना आपस में सुलटाला सल्टारा कर लें, पार्टनरशिप पे इफेक्ट मत आने देना। रिस्पेक्टिवली किसी के भी स्पाउस हो सकते हैं, यहाँ वालों के भी और यहाँ वालों के भी, ठीक है। हाँ, मेजर होने के बाद ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। क्या पता आप लोग पार्टनरशिप खोलोगे, क्या पता। अभी तो पार्टनरशिप खोल रहे हो, अभी 4 दिन बाद कंपनी खोल रहे होगे आप लोग, फिर उसके 5-7 दिन बाद एलएलपी खोल रहे होगे, राइट। और उसके बाद में फिर अपन वो सामान का आदान प्रदान सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे करेंगे, तो अभी तो काफी बदलाव आने बाकी है, ठीक। चलो अब आ जाओ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर का एक्सप्लेनेशन इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है पेज नंबर 3.37 पे। तो चार्ट पे आ जाओ, बहुत अच्छा एग्जाम एक्सप्लेनेशन है। अगर पूरी बुक में ऐसे कर देते तो बड़ा आसान हो जाता बच्चों। हाँ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, right? लेकिन इन फ्लो चार्ट के साथ थोड़ा आपको एडिशनली प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन तो पैराग्राफ में एक्सप्लेन, बट उसके अलावा आप बना सकते हो। इंसॉल्वेंसी ये वाले जो पॉइंट है ना, अभी आप मेरे से फ्लो चार्ट में पढ़ना, फिर घर जाके आप पैराग्राफ में पढ़ना, लाइन बाय लाइन सब कुछ सेम मिलेगा, अलग नहीं। इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने नंबरिंग करी है ना, इसी सीक्वेंस में चलाना है इसको। सो इंसॉल्वेंसी क्या होती है? दिवालिया घोषित करना, मतलब कुछ भी नहीं बचा, खाली, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं बचा, सब खाली। तो यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं, सो द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। सो इंसॉल्वेंट पार्टनर को आप पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हो क्या? इंसॉल्वेंट पार्टनर को पार्टनर बना सकते हो क्या? फर्स्ट पॉइंट तो आ गया समझ में। उस केस में अपन बात कर रहे हैं कि जब क्रेडिटर्स को देनदारी आती है ना, तो उसने अपनी हिस्सेदारी से चुका दिया है कि अब और देनदारी बाकी है, अब उसके पास कुछ नहीं, इसी तरीके अब उसको he will be ceased to be a partner from the very date on which the order of adjudication is made। जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया ना, उस दिन से ही वो उस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर क्या हो जाएगा? सीज टू बी पार्टनर। सेम डेट से, जिस दिन से एडजुडिकेशन आया है, ऑर्डर्स आए हैं कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है, इसको हमने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, उसी डेट से वो पार्टनरशिप का भी राइट खत्म हो। Next, the estate of the insolvent partner is not liable for the act of the firm done after the order of adjudication। तो यहाँ पे जब बात हो रही है कि जो उसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची, वो प्रॉपर्टी तो किसके हाथों में चली जाएगी? ऑफिशियल रिसीवर। याद आ रहा है इंसॉल्वेंसी के केस में? तो ऑफिशियल, हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ऑफिशियल रिसीवर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल असाइनी भी कह सकते हैं। वो प्रॉपर्टी सारी किसके हाथों में चली जाएगी? असाइनी के हाथों में गई सारी प्रॉपर्टी। एडजुडिकेशन के ऑर्डर आने के बाद उस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप के पर्सनल हित में यूज नहीं किया जा सकता। जब आप इंसॉल्वेंट घोषित होते हो, इसका मतलब आपके पास पे करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास जमीनें वगैरह ये सब है, इनका वैल्यूएशन रिसीवर के पास चला जाता है, उसके हिसाब से ही आपकी। ऐसा नहीं है आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, आपके पास जो जमीन थी वो रिसीवर के हाथों में है, तो रिसीवर से जाके आपने अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का काम करवा लिया, ये अलाउड नहीं है। इज दिस क्लियर? दो जनों में पीछे जो मोबाइल पे बातचीत, खड़े हो जाओ, ठीक, खड़े हो जाओ, दो जने कौन है?
स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड। बोलूंगी फिर मैं खड़ा करूंगी तो फिर मैं एक्शन भी बढ़ा लूंगी। खड़े हो जाओ बोथ ऑफ यू। मोबाइल फिर मेरे हाथों में होगा और फिर नीचे डायरेक्टर सर के हाथों में जाएगा। अगर या तो खुद से ईमानदारी से खड़े हो जाओ, वरना आई विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। जब मैं आई कांटेक्ट करके ही बात कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंस होगा ना। तब भी नहीं खड़े हो रहे हो, धमकियां देने के बाद ही। बहुत देर से चल रहा है मोबाइल पे बातचीत। 5 मिनट से तो चली। 5 मिनट तो बहुत लिमिट है इसमें तो। हाँ? अगली बार जब फोन पे बात करो, एक्सप्रेशंस मत देना, जब कर लेना, ठीक है। बताना नहीं है मुझे, पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत जल्दी पता चलती है चीजें। तो ट्राई नॉट टू डू दैट। चुपचाप कर सको तो कर लो। नुकसान तो इन एनी केस होगा ही होगा, चुपचाप करो चाहे मुझे बता के करो, पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही, राइट। लेकिन कम से कम मुझसे तो बच जाओगे। नेक्स्ट टाइम नो। 2 दिन 2 चीजों पे डांट पड़ गई लगातार, कल हैट्रिक मत। ओके, सो and point number fifth, point number fourth, the firm is also not liable for any act of the insolvent partner after the date of order of adjudication। जिस दिन से पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हुआ, उसके किसी भी एक्ट के लिए फर्म की जिम्मेदारी नहीं है, फर्म भी फ्री हो जाती है। और लास्ट पॉइंट आ रहा है आपका, ऑर्डिनरली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। ज्यादातर इसमें लिखा है ऑर्डिनरली, लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है बेटा। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, तो फर्म भी डिसॉल्व ही होती है, कि प्रॉपर्टी बचती नहीं है, जो तुमने अभी पूछा था ना जनरल केस में। बट ये हार्ड एंड फास्ट हर बार नहीं चलती। But the partners are competent to agree among themselves that adjudication of a partner as insolvent will not give rise to dissolution of the firm। लेकिन कोर्ट ने ये राइट दे रखा है कि आप चाहें तो किसी एक पार्टनर के एडजुडिकेट के बाद भी आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, आपसी अग्रीमेंट। लेकिन 90% केसेस में इंसॉल्वेंट होता है ना एक पार्टनर, तो फर्म डिसॉल्व ही होती। लेकिन कोर्ट ने आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रखी, कोर्ट ने आपको ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट? The estate of the insolvent partner is not liable for the act of the firm done after the date of order of adjudication। मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मेरी सारी प्रॉपर्टी इनके पास है, ये ऑफिशियल रिसीवर है। अब इस केस में कंपनी की कोई लाइबिलिटीज है जो मेरी को भी चुकानी थी। कंपनी मेरे पास तो नहीं, फर्म मेरे पास तो नहीं आ सकती, मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ। ऑफिशियल रिसीवर के पास गई कि ये प्रॉपर्टी हमें दो, हम डेट चुकाएंगे। वो फर्म नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर जो इनके पास है एस्टेट प्रॉपर्टी, वो लाइबल नहीं है फर्म के किसी भी एक्ट के लिए एडजुडिकेशन होने के बाद में। ऑफिशियल रिसीवर के हाथों में कोई डिसाइड करेगा कि किसको कैसे पे करना है, कैसे उस बाय डिफॉल्ट राइट नहीं है, प्रॉपर्टी पहला राइट ही होगा, ऐसा नहीं। नहीं मैम, फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन अगेन। ओके कशिश, ये कह रहा है फिफ्थ पॉइंट कि जनरली तो क्या होता है बेटा, इंसॉल्वेंसी अगर किसी एक पार्टनर की होती है ना, तो फर्म डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर ऐसा किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं हो पा रहा है और पार्टनर चाहते हैं कि ये सी इंसॉल्वेंट हुआ, सी को हटाओ, ए और बी कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो लॉ ने आपको ये लिबर्टी दे रखी है कि बचे हुए पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो। यही समीक्षा भी बताया कि इंसॉल्वेंट होते हैं ना, तो 90% केस में पूरी पार्टनरशिप होती है। लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें किसी एक पार्टनर का बहुत बड़ा स्टेक है, 40% स्टेक है, 45% स्टेक है, और वो ही सबसे पहले कंगाल हो गया। तो उस केस में बचे हुए चाहे तो कंटिन्यू कर ले, वो एक जना है, वो बड़े लेवल पे खत्म हुआ उसका काम, उस केस में उसको अलग रखें, बचे हुए 2 जने उस चाहते हैं उनके पास है। और ऐसा ही ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई पार्टनर है जिसके पास 5% ही जिसका इंटरेस्ट था, तो आने जाने से हमने कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
एक पर्सन के जाने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, सेक्शन 35। बहुत इजी सा पॉइंट। Where under the contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तीन पार्टी है ए बी सी, सी की डेथ हो गई, तो क्या पार्टनर जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं, ए और बी कंटिन्यू करना चाह सकते हैं। The estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। अब जो सी की प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली गई? ई के पास में। डेथ हुई से फॉर एग्जांपल 25 अगस्त को ही, 25 अगस्त के बाद में जो भी लाइबिलिटीज जनरेट होती हैं, उन लाइबिलिटीज के लिए ई को जो प्रॉपर्टी मिली उस लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक, तीन पार्टनर्स हैं, उसमें से एक की डेथ हुई, उसकी प्रॉपर्टी किसके पास पहुंची? उसके लीगल हायर के पास में, राइट। तो उसकी जो लीगल हायर के पास जो प्रॉपर्टी पहुंची उसकी जिम्मेदारी 25 अगस्त से पहले पहले के एक्ट्स के लिए है। डेथ होने के बाद जो एक्ट हुए हैं उसकी जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी की नहीं है। सही है ना? ये अगर पार्टनर बन गया तो पार्टनरशिप के हिसाब से रूल्स चलेंगे, उसके ऊपर लीगल हायर फिर है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चले। एग्जाम्पल नंबर 15 को होमवर्क मार्क करो। हाँ हाँ, डिपेंड करता है, अगर वो कहें कि भाई हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अपन ने पढ़ा था ना, विल इन सेम। आपने अगर जो हिस्सेदारी थी वो प्रोपोर्शन में परसेंटेज में रख रखी है, प्रोपोर्शन में नहीं रखी है, अपन ऐसे नहीं कर। आपने कहा कि भाई 10% 30% बी सी को प्रॉफिट, उसके बाद सी चला गया तो कहता है कि अगर कुछ साइड नहीं कर प्रॉफिट का सारी का सेम है, आप चाहो तो लॉ ने बाय डिफॉल्ट जो रूल बना रखा है वो बना। एग्जाम्पल 15 को होमवर्क मार्क किया आप लोगों ने सबने? बस दो चीजें बच रही हैं, 2 या 3 सेक्शंस बच रहे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आज चैप्टर हो। सो सेक्शन 36, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। सो कोई आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? जाने वाले को रोक तो नहीं सकते, नहीं, लेकिन उसको सेम पार्टनरशिप वाले बिजनेस को करने से तो रोक सकते हैं ना, भाई अगले इतने टाइम पीरियड तक आप इस तरीके का बिजनेस मत करना, या हमारे क्लाइंट के साथ डील मत करना, ये तो रूल बना सकते हैं उस पर। एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन बिजनेस competing with that of the firm and he may advertise such business। जो आउटगोइंग पार्टनर है वो सेम बिजनेस भी कर सकता है, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है जाने के बाद। जैसे कपड़े के बिजनेस में था वो छोड़ के गया, उसने अपनी कपड़े की नई शॉप खोल ली सेम तरीके की, तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है और उसका एडवर्टीजमेंट भी, लेकिन उसको ये 3 सिचुएशंस फॉलो, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनर्स ने कि भाई जाने के बाद आप फर्म का नाम यूज नहीं करोगे, कर सकते। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो अपने आप को पिछले बिजनेस का हिस्सेदार नहीं दिखा सकता, वो है ही नहीं तो क्यों दिखाएगा, और दिखाया भी नहीं सकता। solicit the customer person who are dealing with the firm before he ceased to be a partner। ऐसे कोई भी पर्सन्स जिनके साथ वो पहले वाले बिजनेस में डील करता था, वो क्लाइंट्स जो भी थे, उन सब लोगों से पैसा नहीं मांग सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। सॉलिसिट यानी टू आस्क फॉर मनी, देख लो, टू आस्क फॉर मनी, हेल्प और सपोर्ट। नहीं, अगर उस वैसे तो सब कर सकता है, लेकिन अगर ये अग्रीमेंट हुआ है उसके साथ जाते हुए कि अगले 2 साल तक नहीं कर सकता, 1 साल तक नहीं कर सकता, तो उसको फॉलो करना, अग्रीमेंट वैलिड है। तो रूल तो बस इतना सही है कि वो सब कर सकता है,
छोड़ने के बाद भी, लेकिन अगर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइन टिक करवाई ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है उसके बेसिस पे ना तो वो, अगर उसको फर्म का नाम यूज करने से रोका जा रहा है तो वो नहीं यूज कर सकता, अगर उसको सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करने से रोका जा रहा है तो वो नहीं कर सकता, उन बिजनेस में जो उसके जानकार लोग बने थे उनसे अगर उसको पैसा सपोर्ट मांगने से रोका जा रहा है तो वो उस टाइम पीरियड के लिए नहीं कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये टाइम पीरियड के लिए होगा, फॉरएवर की फाउंडेशन। अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 पढ़ा था अपन ने, आपको याद आ रहा है? तो ये उसका एक्सेप्शन का पॉइंट है कि वैसे तो आपको ट्रेड करने से रोक रहा है कोई अग्रीमेंट तो वो नल एंड वॉइड है, लेकिन इन 3 सिचुएशंस में आपको रोका भी जा सकता है और अग्रीमेंट नल एंड वॉइड भी नहीं कहलाएगा। अब आ जाओ आप सेक्शन 37, 2 सेक्शंस बच रहे हैं बस। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। यहां पे बात हो रही है कि आउटगोइंग जो पार्टनर है वो कुछ केसेस में सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर कर सकता है। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट यानी फ्यूचर प्रॉफिट, रिटायर हो चुका है, निकल चुका है फर्म से, लेकिन उसके निकलने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हुए, उनको वो शेयर कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपन ने तो ये पढ़ा ना कि भाई निकलने के बाद लाइबिलिटी खत्म तो राइट भी खत्म, तो उसका एक पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल पे पहले आ जाओ, 16th वाला। A, B and C are partners in a manufacture of machinery. A, B, C मशीनरी के मैन्युफैक्चर के पार्टनर्स हैं। A is entitled to 3/8 of the partnership property and profit. A को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? 3/8। A क्या हो गया यहाँ पे? बैंकरप्ट। B और C ने क्या डिसाइड किया कि वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे without paying out a share of partnership assets or settling accounts with his estate। A को पे करे बिना, A की जो 3/8 की हिस्सेदारी उसका पेमेंट करेंगे, वो सॉल्वेंट हो गया। अब B और C कंटिन्यू करेंगे अपना बिजनेस। A's estate is entitled to 3/8 of the profit made by the business in the firm from the date of his bankruptcy until the final liquidation of the partnership of the affairs। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कहाँ की प्रॉपर्टी? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, वो ऑफिशियल रिसीवर कहता है कि पार्टनरशिप में ही रहने दो, बाकी ले लेता है, पार्टनरशिप में ही रहने दो। तो जब आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बचे हुए लोग यूज कर रहे हैं, आप तो पार्टनर नहीं रह सकते, आप तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बचे हुए लोग अगर यूज कर रहे हैं तो जब तक वो प्रॉपर्टी यूज में आ रही है, जब तक वो फर्म चल रही है, तब तक आपके अग्रीड रेशियो के हिसाब से आपकी हिस्सेदारी भी उसमें चलती रहेगी। तो ये पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था कि पार्टनर क्या हो गया? आउटगोइंग। आउटगोइंग होने के बाद भी वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर अग्रीमेंट में ये ऐसी कोई चीज डिसाइड होती है, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन प्रॉपर्टी को आप यूज, जब तक आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तब तक उस प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शन में जो आपकी हिस्सेदारी है वो आप उसमें हो, चाहे इंसॉल्वेंट होके जाओ चाहे अपनी इच्छा से जाओ, काम नहीं करना आप लोगों के साथ में, आप ये प्रॉपर्टी रखो और इस प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शन में इतना पैसा मुझे देते रहना। तो आप रिटायर हो गए, आउटगोइंग हो गए, फिर भी जो प्रॉफिट आते जा रहे हैं उन प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी बनती जा रही है, लाइबिलिटी नहीं। इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसी तरीके से करते हैं लोग अलग अलग जगह जाके इन्वेस्टमेंट। मैं मैनेजमेंट तो पार्ट नहीं लूंगा लेकिन ये दे रहा हूँ प्रॉपर्टी इसके बदले। समझ गए ये वाला पॉइंट? अब इसका एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner, कोई मेंबर है फर्म का जिसकी डेथ हो गई या जो पार्टनर नहीं है अब,
and the surviving or continuing partner carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts. पुरानी प्रॉपर्टी के साथ ही उन्होंने बिजनेस को क्या किया, कंटिन्यू किया, डेथ होने के बाद या उसके जाने के बाद अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं किया, मतलब प्रॉपर्टी यूज करना कंटिन्यू कर. Then, in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of the profit made since he ceased to be a partner. तो उस केस में उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको अपनी प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी मिलेगी बेटा, साथ में उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट बनेगा तो वो 6% पर एनम के हिसाब से वो भी मिलेगा. और अगर डेथ हो जाती है तो ये सब उसके रिप्रेजेंटेटिव को. अगर कोई जा रहा है और अग्रीमेंट में अपनी प्रॉपर्टी सेटलमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी यूज होती जा रही है, तो उसके जाने के बाद भी सब्सिक्वेंट शेयर्स उसका हिस्सा होगा. और कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होते होते बहुत टाइम तक चल गया तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा. कितना परसेंट मिलेगा, 6%. डेथ हो जाती है तो किसको मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव. गॉट इट. बस इतना ही पढ़ना. एक लास्ट सेक्शन बच रहा है, उसको और कंप्लीट करते हैं, चैप्टर फिनिश. रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म. तो यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 838 की. इसका मेन पॉइंट ही पढ़ लो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म or to the third party in respect of the transaction of a firm is, in absence of an agreement to the contrary, revoked as future transactions from the date of change of the firm. इसको आया समझ? आप पढ़ोगे ना. कंटिन्यूइंग गारंटी तो चलती है, मतलब आपने गारंटी दे दी कि तब भी फर्म डूबेगी, या आपने एक अमाउंट सेट कर दिया कि भाई जिम्मेदारी 50,000 रुपए की, ये लाइफ आपने कंटिन्यू कर दी, ये वाली गारंटी फिक्स कर दिया कि 50,000 तक की गारंटी. कंटिन्यूइंग गारंटी टू अ फर्म और टू द थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. किसी भी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा अग्रीमेंट नहीं होता है तो फ्यूचर में जैसे ही आप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, जैसे ही आप छोड़ के जाओगे या कोई नया आदमी आएगा या कोई इंसॉल्वेंट होगा, किसी भी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो आपकी जो कंटिन्यू गारंटी है वो क्या हो जाएगी. आपने कहा कि मेरी 50,000 की जिम्मेदारी लेता हूँ, फर्म डूबती है तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा डेटर्स को क्रेडिटर्स, राइट. अब इस केस में ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट चेंज बाय डिफॉल्ट, फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट के ही कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी, कैंसिल. वापस से दो तो दो, नहीं वरना तो ये तो लाइफ लॉन्ग का काम हो गया. हो सकता है बाद में कोई ऐसे पार्टनर्स हैं जो. क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस तो आप करेंगे. इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, सारे तो सारे ही करने. ऐसा करते हैं, आज क्या है, सैटरडे तक का टाइम चाहिए. थर्सडे परसों तक का टाइम है. यू हैव गिवन यू 2 days, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आधे पहले नहीं दिए आप लोगों को. वैसे आधे देते हैं तब भी आप कुछ ऐसा करते नहीं हो. थर्सडे हो चाहे सैटरडे हो, करने वाला कल भी करेगा, नहीं करने वाला सैटरडे को भी नहीं करेगा. आइडियल टाइम थर्सडे तक का आपको अलॉट किया जा रहा है. थर्सडे को इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस के डाउट्स लेंगे, कल नहीं लेंगे, थर्सडे को एक साथ ही लेंगे. और कल की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. पार्टनरशिप का बहुत छोटा चैप्टर है, आइडियली तो 2 दिन का है, बाकी आपकी क्लास में कितने दिन चलता है वो बात अलग है. सो छोटा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नई यूनिट. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 16, ओन द क्रिएटर्स ऑफ 16. तो उस केस में जब वो 16 वापस देख जा सकते हो आप लोग. हाँ बेटा एक सेकेंड.
क्रेडिटर्स को लॉस इसलिए नहीं होगा बेटा कि वो बैंक्रप्सी की जब बात कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को लॉस तो फर्म के बैंक्रप्ट होने पे होगा ना। जब पूरी फर्म ही डूब जाएगी तब क्रेडिटर्स को लॉस होगा। कि अगर एक जना ए जो है वो बैंक्रप्ट हो गया तो बी और सी की जिम्मेदारी होगी उसको चुकाने की। ठीक। तो क्रेडिटर्स का लॉस तो तब डिसाइड होता है जब तीनों का ही पर्सनल डेट तो बेटा मौलिक अपन पार्टनरशिप में डिसाइड करते हैं कि तेरी इतनी हिस्सेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। क्रेडिटर्स तक तो पूरा ही पैसा पहुंचता है। क्रेडिटर्स को ये नहीं कह सकते ये बैंकरप्ट हो गया तो इसकी हिस्सेदारी का पैसा आपका डूब गया। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं बोलते। 3.32 पॉइंट एक सेकेंड एक सेकेंड कौन से वाले के चाहिए तो। हाँ सेक्शंस लिख इसके तो ऐड कर दे। 3.3 पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर राइट्स के पॉइंट कैन sue the partner for amount of payment share but severing is वो अपने एग्जिस्टिंग जो पार्टनर से सकता है। स्यू तभी कर सकता है माइनर जो से अलग हो। एग्जाम्पल 16 का बात इतनी है पार्टनर है एक पार्टनर बैंकरप्ट 38 अब वो बैंकरप्ट है लेकिन प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है अभी वो तो हट गया प्रॉपर्टी अभी पार्टनरशिप बना रही है। जब तक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी 3/8 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा। माइनर माइनर एडमिटेड का शेयर नहीं होता उसकी माइनर की पार्टनर प्रॉपर्टी का शेयर होता है। माइनर तो हमेशा बेनिफिट्स के लिए ही रहता है लेकिन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो होती है से तो वो लाइबिलिटी पे करेगा। अगर लाइबिलिटी पार्टनरशिप ज़्यादा की होती तो फिर वो ज़्यादा नहीं पे पार्टनरशिप तक की। एक सेकेंड बेटा एनी अदर डाउट। अब क्या बचा है कॉन्ट्रैक्ट के सारे हो गए कासिफ भी हो गया ठीक है और